गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। प्लीज़ स्टे एट होम। तो आज स्टार्ट करते हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि है सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट। मैं चाहती हूँ पहले सोशल स्टडीज़ में हम सामाजिक अध्ययन में हम सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर ले, जिससे आपको वीडियोस देखने में दिक्कत ना हो। तो इसका है फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है गुप्त काल। राजधानी है पाटलिपुत्र, भाषाएं हैं संस्कृत प्राकृत, धर्म है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। शासन था इसमें पूर्ण राजशाही। मैं इसमें सिर्फ आपको मैं अपने खुद के नोट्स बनाती हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको बताती हूँ, कुछ फालतू का नहीं दिखाती हूँ। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। महाराजा अधिराज श्रीगुप्त का था 240 से 280 ईस्वी। फिर सेकंड था चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। विष्णुगुप्त जो थे 540 से 550 ईस्वी। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घ काल में हर्ष तक भारत में राजनीति एकता स्थापित नहीं रही। नंबर 2 है कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। नंबर सेकंड है मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ। नेक्स्ट है जिसमें मध्य भारत ने नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में गुप्त वंश है। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। मतलब इसमें बताया गया है कि ये चीज़ें नष्ट हो चुकी थी, तो इस सबको स्टार्ट करने में पूरा श्रेय जो था वो जाता है गुप्त वंश को। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। तो अब देखते हैं गुप्त वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। गुप्त वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंतर्गत में प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राज्य के बारे में पता चला है वो है श्रीगुप्त। हालांकि प्रभावी गुप्त के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में इसे अधिराज कहकर संबोधित किया गया। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसके उल्लेख चीनी यात्रियों इत्सिंग ने 500 वर्ष बाद सन 6071 से 6095 में किया। पुराणों में ये कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, संकेत, अयोध्या तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराज की उपाधि सम्मानितों को प्रदान की जाती है, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार के पी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारत शिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग के शासक था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग सीखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर के व्यय में 24 गांवों को दान दिए गए थे। यह इम्पोर्टेंट है बहुत, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। गुप्त वंश की इसमें नेक्स्ट है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा, जो 280 से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रभावी गुप्ता के पुनः एवं पूर्व ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। सन 320 के चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के राजा बना। मतलब चंद्रगुप्त के पिता का नाम था घटोत्कच। चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपना साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था ही। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमारी देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठ गया। संपूर्ण प्राचीन भारत इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया गया, या बोल सकते हैं किया जाता है। इन्हें पराक्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य
के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट बात करते हैं रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों के मतभेद थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 335 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महर्षि दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से ही इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने 375 से 415 ईस्वी तक 40 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहाँ विजय प्राप्त की, तो उनका इन पॉइंट को देख लेते हैं। शंख विजय, वाहिक विजय, बंगाल विजय, गणराज्यों पर विजय की। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद सन 415 से सत्तारूढ़ हुआ। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह इसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने 40 वर्ष तक शासन किया। कुमारगुप्त ने किस किस से युद्ध किया, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, मैं कहीं से कुछ भी चीज़ें कॉपी करके नहीं डालती हूँ। जो मुझे मेन पॉइंट्स लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, बिकॉज मैं सब चीज़ें पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ वही डालकर अपने नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। आप चाहें तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। पुष्पमित्र से युद्ध। भीतरी अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम क्षण में शांति नहीं थी। इस काल के पुष्पमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदरगुप्त ने किया था। उसने पुष्पमित्र को युद्ध में परास्त किया। आप इसमें जो भी सन और मेन पॉइंट्स हैं उनको याद करें, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट इसमें दिए गए हैं राजाओं के नाम, उन सभी को याद रखें। दक्षिणी विजय अभियान। कुछ इतिहास के विद्वानों के मतानुसार कुमारगुप्त ने भी समुद्रगुप्त के समान दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया था, लेकिन सतारा जिले से प्राप्त अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता। अश्वमेध यज्ञ। सतारा जिले से प्राप्त मुद्राओं से लेकर पूर्व से मुद्राओं के सहारे अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि होती है। लास्ट है इसका स्कंदनगुप्त। पुष्पमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु, ये सन मुझे कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैं डाल नहीं पाई, आप लोग नेट पर चेक कर लिएगा। मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदनगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्पमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। हालांकि सैन्य अभियानों में वो पहले से ही शामिल रहता था। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदनगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदनगुप्त ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित किया था।